नमस्कार। आप सुन रहे हैं कथा कथन, जहां हिंदी साहित्य की वे कहानियां जीवंत होती हैं जो दिल को छूती हैं और जीवन को नई दिशा देती हैं। आज की कहानी की रचयिता हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर उषा कश्यप जी, जिनकी लेखनी मानवीय संवेदनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। आइए भावनाओं और अनुभवों से भरी इस कहानी को सुनते हैं मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। घर के दालान में लगे शीशम के पेड़ की घनी छाया जेठ की तपती दोपहरी में भी कितना सुकून दे रही थी। थोड़ी ही दूरी पर खड़ा नीम छितरी छाया बिखेर रहा था। दोनों ही पेड़ उसके बचपन के साथी जैसे खुद से दूर कर रहे हों। अब मत लौटना हमारे पास, हमारी छाया से दूर रहो। स्वयं पति की छाया में बनी रहना यही आशीर्वाद है। इसी शीशम तले सरोज ने क से कबूतर से लेकर फिलॉसफी व साइकोलॉजी की पुस्तकें पढ़ी थीं। यहीं जगदीश ने उससे विवाह के लिए स्वीकृति मांगी थी। दिल भर आया ये सोचकर, न जाने कब देखने को मिले ये वृक्ष। बाहर टैक्सी आकर रुकी है, चल पड़ी है, उसे अपने घर जाना ही होगा। एकमात्र बहू है वो उस घर की। टैक्सी में बैठते ही पापा बेहद याद आ रहे हैं। पापा की आकस्मिक बीमारी ने कैसा कर्तव्य बोध करा दिया है उसे कि वो अपने घर जाने के लिए विचलित हो उठी है। मम्मी, जिन्हें अब तक राजनीति से फुर्सत न थी, जब से पापा बीमार पड़े हैं सब भूल गई हैं। कितनी बदल सी गई हैं चंद दिनों में। रूलिंग पार्टी की स्थानीय स्त्री शाखा की प्रधान थी वे। आए दिन गले में व हाथों में फूलों के हार लटकाए 2-4 पार्टी सदस्यों के साथ अंधेरा गिरने पर घर लौटती। नौकर श्यामू चक्की की तरह लगा रहता। तीनों भाई बहनों सरोज, सुषमा व संजीव की हर ज़रूरत का ध्यान रखता। श्याम से पहले भी 3 नौकर आए। उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देकर मम्मी ने लंबे समय तक रखा। अब श्यामू को भी सरकारी बैंक में पियोन बनवाने का झांसा दे रखा है। राजनीतिक प्रभुत्व के कारण मम्मी पर कितना सहज विश्वास कर लेते हैं लोग। वे भी आश्वासन देने की आदी हो चुकी हैं। पापा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नाम जितना बड़ा, काम उतना ही छोटा। दादाजी के ज़माने में बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन पापा के शराब और जुए के व्यसनों में सब बर्बाद हो गया था। अब इतना तो ज़रूर आ जाता था कि खाते पीते घरों में नाम था। इसका श्रेय भी मम्मी को ही था, जिन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से पापा को सप्लाई के ऑर्डर दिलवा दिए थे। ये पुराना हवेली नुमा मकान अवश्य बच गया था, पैतृक निशानी के रूप में। इसका भी प्रवेश द्वार ड्राइंग हॉल में खुलने के कारण कोई किराएदार भी नहीं रखा जा सकता था। कितना कठिन हो जाता था कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए व्यर्थ में व्यय करना। देहरादून से दिल्ली आने वाली डीलक्स बस में जगदीश और उसे 2 सीटें मिल गई हैं। संजीव बस चलने से पहले अपने जीजा जी से विदाई ले रहा है। संभल कर अपनी पढ़ाई जारी रखना, पापा की चिंता मत करना, नर्स का प्रबंध हो जाएगा। पहली बार जगदीश को अपने बहुत ही निकट अनुभव कर रही है वो। निकट तो शायद वो पहले भी था, लेकिन उसकी समझ धोखा खा गई। उसका स्वाभिमान अहंकार बन गया। मम्मी ने उसे आत्मनिर्भर बनाया था। डबल एमए करने के बाद वो एक छोटे से स्कूल में टीचर बन गई थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मन की रिक्तता भी बढ़ रही थी। मम्मी पापा अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। वास्तविक आर्थिक स्थिति उससे छिपी न थी। एक औसत विवाह लायक भी पैसा न था। फिर उसका छोटा कद, थुलपुल शरीर व मोटी आवाज़, कुछ भी तो नहीं था जो किसी को आकर्षित कर सके। स्कूल में विवाह के विषय पर बात छिड़ते ही वो भाग जाना चाहती। कितनी ही बार शीशम के पेड़ के तले बैठी सोचती कि ऐसा पति मिले जो उसे पेड़ सी घनी छाया दे सके, जिसे वो भी पूर्णतया समर्पित हो। साधारण सी हंसी की बात भी उसे व्यंग बाण लगती। पापा जैसा कमज़ोर व्यक्तित्व पसंद नहीं उसे। यदि पापा स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में होते तो इतनी उम्र तक उसे कुंवारे रहना न पड़ता। पापा ने दबे स्वर में कितनी ही बार मम्मी को कहा था, लेकिन मम्मी का एक ही जवाब रहता, आखिर सरोज मेरी भी बेटी है, तुमसे ज़्यादा मुझे उसकी चिंता है, पर महज शादी की औपचारिकता निभाने के चक्कर में उसे कहीं भी धकेल दूँ। जो गलती मेरे माँ बाप ने मेरे साथ की, मैं अपनी बेटी के साथ उसे नहीं दोहराऊंगी। पापा अपने पर आरोप सुनकर तिलमिला उठते। संभावित झगड़े से बचने के लिए वो चिल्ला पड़ती, मुझे नहीं करनी शादी, आप लोग तमाशा बंद कीजिए। सुना था विवाह के बंधन तो भगवान के यहाँ बंध जाते हैं,
पर बिना हाथ उठाए तो निवाला भी मुंह में नहीं जाता। मम्मी ने बात की थी कुछ लोगों से। उसे देखने आए 2 लड़कों में से एक ने उसको थुलथुल शरीर के कारण ही अस्वीकृत व्यक्त कर दी थी। हाथ उठाने पर भी कौर मुंह तक पहुंचने से पहले ही छिन गया था। डीलक्स बस दौड़ रही है। जगदीश को थकान के कारण नींद के झोंके आ रहे हैं। सरोज को याद आ रहा है वो दिन जब पहली बार मम्मी उसे बहुत सीरियस लगी थी। सुषमा से पता लगा था कि दिल्ली से कोई उसे देखने आ रहा था। उसने दूर से देखा था। मम्मी पापा की बातचीत से पापा के चेहरे पर क्रोध की सलवटें पड़ गई थीं। मम्मी की तर्क वितर्क करने की क्षमता इतनी अधिक थी कि अंततः पापा सहमत हो जाते। उस रविवार को तैयारियां की गई थीं। किसी के आने का समाचार सुना तो नवंबर के महीने में भी उसे पसीना आ गया था। वो लड़की है, यही दोष है उसका। इसीलिए उसे प्रदर्शनीय वस्तु बनाकर अनेक खरीदारों के विभिन्न मापदंडों वाले तराजों में तुलना पड़ता है। लड़की की सारी योग्यता, प्रतिभा, सुंदरता व सर्वगुण संपन्नता चंद क्षणों में आंक ली जाती है। शायद आंकने वाला अपने परिवेश को भूल जाता है। वही पुरानी स्टील की चाय की ट्रे लेकर वो भीतर आई तो सामने जगदीश सोफे पर विराजमान था। अच्छी कदकाठी का शांत व गंभीर व्यक्तित्व वाला जगदीश, जिसके सर के बाल बीच से बिल्कुल उड़े हुए थे, वह उसके व्यक्तित्व को और भी अधिक गंभीरता प्रदान कर रहे थे। बहुत संजीदगी से बात की थी जगदीश ने। उम्र कुछ अधिक लगी थी। उसने सरोज से एकांत में कुछ कहने की आज्ञा मांगी थी। मम्मी आधुनिक विचारों की थीं। खुलापन उन्हें पसंद था। उनके अनुमति के संकेत से जगदीश ने सरोज को संबोधित किया था। यदि आपको इस सर्दी में ठंडी हवा से डर न लगे तो चलो बाहर पेड़ों के झुरमुट तले थोड़ी देर बैठते हैं। एक मीठी अनुभूति हुई थी उसके प्रकृति प्रेम को जानकर। जगदीश ने कहा था, तुम्हारी मम्मी ने बताया होगा मेरे बारे में। मेरी पहली पत्नी गुजर चुकी है और मेरे 4 बच्चे हैं। मैं अपने परिवार का एकमात्र वारिस हूँ। जमीन जायदाद धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। वृद्ध माँ बाप, पुराने संस्कार हैं उनके। बेटे का घर पुनः बसाना चाहते हैं। बड़ी बेटी 13 वर्ष की है और सबसे छोटा बेटा 7 वर्ष का। बहुत छोटी उम्र में पहला विवाह हो गया था। सब बच्चों के नाम पर्याप्त धनराशि बैंक में है। क्या तुम बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाओगी? जाने कैसा अधिकारपूर्ण स्वर था जगदीश का। आपसे तुम पर आ गया था, लेकिन वो 4 बच्चों की सौतेली माँ बने। अपने मम्मी पापा के प्रति जाने कैसे भाव से भर उठी वो। कितनी चतुर है मम्मी। सीरियस बनी हुई थी, कुछ बताया तक नहीं। क्या समझती हैं अपने आप को वो? कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे जहाँ चाहेंगे हाँक देंगे? कुछ उत्तर न मिलने पर जगदीश ही बोला था, सरोज, तुम अपना निर्णय किसी प्रकार के दबाव के अंतर्गत मत लेना। तुम एक सुशिक्षित समझदार लड़की हो, सब प्रकार की अच्छाई बुराई समझती हो। जगदीश की स्पष्टवादिता निस्संदेह उसे बहुत भाई थी। कहीं ये मौका भी निकल गया तो? मम्मी पापा से अधिक आशा करना उसी प्रकार व्यर्थ था जैसे बालू से तेल निकालना। अविवाहित जीवन की वृद्धावस्था क्या वो झेल पाएगी? उसे अपने अकेलेपन से डर लगने लगा था। यदि जगदीश को स्वीकार कर ले तो उन बच्चों को माँ का प्यार देने में सफल हो पाएगी वो? कहीं किसी अपराध बोध से पीड़ित तो नहीं होगी वो? कुछ उत्तर नहीं दे पाई थी। पैर का अंगूठा जमीन को ऐसे कुरेद रहा था जैसे जमीन से हर प्रश्न का हल फूट पड़ेगा। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, कहकर वो मम्मी के पास चला गया था। वहाँ भी वो अधिक रुका नहीं था, बल्कि अपने किसी परिचित के पास जाने के बहाने लौट गया था। सरोज की आंखों में जल भर गया था, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। मम्मी ने बताया था, उम्र तो केवल 37 वर्ष है, बहुत ही प्रतिष्ठित व धनी परिवार से है। मम्मी के बोलते ही उसने चाहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि ब्याह के दिन से ही मुझे 4 बच्चों की माँ बनाना चाहती हो। तुम तो बहुत समझदार थी। क्या मैं इतनी बदसूरत, इतनी गंवार, इतनी निर्धन हूँ कि किसी लड़के के योग्य नहीं? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली थी। अगले दिन स्कूल में अपनी अंतरंग सहेली, जो उसके हर सुख दुख को बांटती थी, से भी यही कहा था, बिना सहारे के जीवन काटना बहुत कठिन है। कुछ दिन बाद इला की भी शादी तय थी। मम्मी ने सरोज की चुप्पी को इनकार समझ लिया था, लेकिन उसे सुषमा से कह दिया, मम्मी को कहना मुझे जगदीश पसंद है। सभी स्तंभित रह गए थे। सरोज ने हाँ कर दी। मम्मी उससे आंखें मिलाने में कतरा रही थीं। फिर जैसे सब सामान्य हो गया था। 2 महीने के भीतर सब तय हो गया था। सरोज ने नौकरी छोड़ दी थी।
एक दिन देहरादून मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ वो जगदीश के घर आने के लिए सजा दी गई थी। पास पड़ोस वालों ने सरोज को भाग्यवान बताया था। बच्चों के बारे में अनभिज्ञ थे सभी। दुल्हन परिधान में सजी वो यही सोचे जा रही थी कि बच्चे उसे किस रूप में प्यार करेंगे। दोनों लड़कियां विम्मी व निम्मी की उपेक्षापूर्ण दृष्टि उसे बीध गई थी। निट्टू व बिट्टू की शैतानियां अब उसकी ओर लक्षित हो गई थीं। ये सब स्वाभाविक था। उसको विश्वास था कि अपने साइकोलॉजी के ज्ञान के आधार पर वो बच्चों का प्यार पा सकेगी। लेकिन अपने अध्ययन के अनुसार उसने जब भी कोई स्टेप लिया उसका परिणाम उल्टा ही निकला। कभी जगदीश से शिकायत करती और वे बच्चों को डांटते तो दादा दादी जगदीश पर ही बरस पड़ते। अब जगदीश उसके लिए सर्वस्व था। सुबह की चाय वो उसी के साथ लेती। रात्रि के खाने के लिए चाहे जगदीश को कितनी देर हो जाए वो प्रतीक्षारत रहती। जगदीश की पहली पत्नी सुंदर लेकिन असभ्य थी, जो कि अपने ही टोने टुटकों के कारण मृत्यु से पूर्व पागल हो गई थी। उसका फोटो हटाने पर जब उसे जगदीश ने डांटा तो उसे ऐसा लगा था कि वो चाहे कितनी समर्पिता हो अपना उचित स्थान नहीं बना पाएगी। पुरुष का सारा तेज स्त्री की सुंदरता के आगे इतना निर्बल पड़ जाता है। दुखी नहीं थी वो। बिजनेस की व्यस्तता के बावजूद जगदीश सरोज के लिए कुछ समय निकाल ही लेता। मित्र मंडली में सरोज के स्वभाव की प्रशंसा होती। घर में आने वाले जगदीश के मित्रों को वो अच्छी प्रकार से अटेंड करती। लेकिन विम्मी मन ही मन कुढ़ती और हर समय गुस्से से भरी रहती। छोटी लड़की निम्मी की शरारतें व जिद्दीपन इतना बढ़ गया था कि वो किसी का कहना न मानती। उसे सबको चिढ़ाने में आनंद आता। सरोज और जगदीश के बीच वो नित्य प्रति बहस का कारण बनने लगी थी। तंग आकर वो कुछ दिनों के लिए देहरादून आ गई थी। विवाह के बाद पहली बार रहने का मौका था ये। यहाँ मम्मी अगले चुनाव में खड़े होने की तैयारी में जुटी थी। सुषमा को क्या सुनाती, जबकि सुषमा के लिए तो मम्मी जगदीश को वर खोजने के लिए कई पत्र लिख चुकी थी। पापा के पीने पिलाने के दौर ही न समाप्त होते। किससे कहे अपने मन की व्यथा। आने के कुछ दिनों बाद ही जगदीश को पत्र लिख दिया, तुम्हारे बिना जीवन बहुत अर्थहीन हो उठा है, आ जाओ। पत्र मिलते ही जगदीश आ गया था और सरोज को लगा था कि उसके विवाह का निर्णय ठीक ही था। सुषमा तो उसकी सुंदर जरीदार साड़ियाँ व गहनों की चकाचौंध से ही लालायित हो उठी थी। वो समझ रही थी उसके मन की व्यथा। इस बार वो भी जगदीश पर जोर देगी कि सुषमा के लिए कोई मैच देखें। अब की जगदीश ने आते ही छोटी विम्मी को शिमला में हॉस्टल वाले स्कूल में भेज दिया। राहत की सांस ली थी सरोज ने। विम्मी उम्र के साथ निखरती जा रही थी, पर उतना ही घमंड भी बढ़ रहा था। अपनी बुआ के लड़के के साथ विम्मी को छिप छिप कर बातें करते देख सरोज ने जगदीश को सतर्क किया था। पापा के तनिक समझाने पर एक कोहराम मचा दिया था विम्मी ने। सरोज और विम्मी के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। दूरियों को पाटने की कोशिश की थी सरोज ने। बड़े शौक से पालिका बाजार से लेटेस्ट फैशन का सूट लाई थी उसके लिए। विम्मी ने सूट देखते ही कहा था, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं पहनूंगी, ये भी कोई कलर है, इतना डल और सस्ता। मैं तो स्वयं पापा के साथ जाकर लाऊंगी। उसे लगा था सूट से अधिक उसकी पसंद की आलोचना की गई है। पापा के कमरे में प्रवेश करते ही विम्मी ने कहा था, पापा मुझे ये सूट बिल्कुल पसंद नहीं और दिलाने चाहिए। इसे घर में पहन लो और कल तुम्हें नया दिला देंगे, तुम्हारी पसंद का। जगदीश के उत्तर पर उसका मुंह क्रोध से लाल हो उठा था। मैं तो सौतेली हूँ, मेरी लाई चीज़ क्यों अच्छी लगेगी? अपनी माँ ने चाहे कभी कुछ लाकर ना दिया हो। जगदीश ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा, सरोज जरा बढ़िया सी 2 कप चाय बना लाना। वो बुनबुनाती हुई रसोई घर में चली गई। समय हर पीड़ा पर मरहम लगा देता है। सरोज भी एक नवजात शिशु के आगमन की प्रतीक्षा में प्रसन्न रहने लगी। उसका क्रोध स्वतः ही समाप्त हो गया था। जब उसने बेटे को जन्म दिया तो घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। उसकी मुट्ठी में आसमां आ गया था। उस नवजात शिशु से विम्मी की ईर्ष्या दादा दादी को भी बुरी लगी थी। इतनी बड़ी बेटी पर हाथ भी कैसे उठाया जाए? सरोज को अब बिट्टी बिट्टू की शैतानियों पर भी क्रोध न आता। लेकिन मेनिंजाइटिस होने के कारण शिशु कुछ ही सप्ताह बाद हर संभव कोशिश होने पर भी चल बसा था। सरोज का तो जैसे सब कुछ छिन गया था। घर में संतान की कमी न थी, इसलिए कुछ ही दिनों में सब सामान्य हो गया था। जगदीश ने तो अपना खून दिया था उस मासूम को। अब सरोज बहुत खोई खोई रहती। जगदीश ने समझाया था कि इन्हीं बच्चों को अपना समझो।
वो चाह कर भी अपने आप को इन बच्चों से न जोड़ पाती। उसका मन करता कि लड़के को शैतानी करते ही एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन फिर यही लगता कि सभी सोचेंगे कि सौतेली माँ होने के कारण मारती है। कभी कभी मम्मी पर क्रोध आता कि ऐसा ही वर तलाश कर पाई उसके लिए। विवाह ना करती तो शायद अधिक सुखी रहती, या शायद कुछ समय और प्रतीक्षा करके कोई मिल जाता। लेकिन ये सब सोचने से क्या लाभ? नियति ने जो निर्धारित किया है उसे भी कोई कभी बदल सका है? सहसा उसे लगा एक बार कहीं जॉब मिल जाए तो अपनी धुन, अपनी कसक को कुछ देर के लिए भूल जाएगी। वो तो भूल ही गई कि हाईली क्वालिफाइड है वो। दबे शब्दों में जगदीश से कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस घर में बहू की कमाई खाने का फैशन नहीं है, फिर तुम्हें कमी क्या है? तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलेगी उससे अधिक मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन ये विचार मन से निकाल दो। पिछले 2 साल से तो तुमने नहीं सोचा, अब ये कैसा बचपना है? कैसे समझाऊं कि नौकरी की ज़रूरत केवल पैसों के लिए नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखने के लिए भी है। कहीं मैं तुम्हारे परिवार के कारण अपने अस्तित्व को ही न भूल बैठूं। उसने समझाने का प्रयत्न किया। चिकने घड़े पर भी कभी पानी की बूंदें ठहरी हैं। उसका अस्तित्व क्या महत्व रखता है जगदीश के लिए? उसने कहा था, यदि तुम्हें नौकरी की इतनी इच्छा थी तो तुमने मुझसे विवाह ही क्यों किया? मैंने तो तुम्हारी मम्मी से पहले ही कह दिया था कि मुझे अपने लिए पत्नी से अधिक बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत है। जरा सी बात बढ़ने पर जगदीश की यही बात शूल बनकर उसको भीतर तक भेद जाती। क्या जवाब दे उसका? अपने जीवन की डगमगाती नाव को किसी किनारे खड़ा किया तो क्या गलत किया उसने? वो तो बच्चों को प्यार व ममता बांटने आई थी, कोई उसकी सुनता नहीं तो वो क्या करे? राखी के एक दिन पहले ननदें घर में आई हुई थीं। सब मेहंदी लगवाने में व्यस्त थी कि अचानक सामने वाले आगंतुक को देखकर सरोज हतप्रभ रह गई थी। भाई साहब, कैसे हैं आप? इला कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? खुशी के मारे प्रश्नों की बौछार कर दी थी। मेरा ऑफिस टूर था, सोचा तुम्हें भी मिलने। फिर चाय नाश्ते के साथ बातों का दौर चल पड़ा था। बचपन सजीव हो उठा था। विवाह से पहले इला के भाई साहब से अधिक बात नहीं की थी उसने, लेकिन उस दिन उससे वो अपने भाई की तरह बातें कर रही थी। वे जाने की जल्दी में थे, लेकिन सरोज ने साधेकार हाथ पकड़कर बिठा लिया। तुम्हारे जीजा जी नहीं है तो क्या हुआ? खाना तो खाकर ही जाना पड़ेगा। वो बोले, इतनी खातिर मत कर, अब तो दिल्ली में ऑफिशियल टूर कभी कभी लगता ही रहेगा, तंग आ जाएगी। रात के 10 बज गए उन्हें विदा करते। इला के बेटे का समाचार सुन हृदय में ममता की लौ भड़क उठी। ननद मेहंदी लगाने आई तो उसने इनकार कर दिया। उसने सुना बड़ी ननद छोटी से कह रही थी, पराए आदमी अब तक तो हमेशा बैठक में बैठते थे, घर की औरतों का इतना मिलना जुलना ठीक नहीं। तभी विम्मी का स्वर सुनाई दिया, पापा के दोस्तों से भी बहुत हंस हंस कर बात करती है, अम्मा तो कुछ कहती ही नहीं उन्हें। 11 बजे जगदीश के लौटने पर खाना लगाया तो वे पूछ बैठे कि कौन आया था। इसका मतलब पहले ही सब जान चुके थे वो। फिर भी उसने बता दिया। कुछ दिनों बाद इला के भाई साहब का दिल्ली टूर लगा तो मम्मी ने उसके हाथों अपने दामाद के लिए एक स्वेटर दे भेजा। जगदीश ने कोई रुचि नहीं ली। ये महज एक संयोग ही था कि अगले महीने फिर वे कुछ देर के लिए मिलने आ पहुँचे। जगदीश ने हंसकर पूछा था, आजकल बहुत टूर लग रहे हैं उनके? सुबह से ही विम्मी की कुछ बातों से सरोज का मूड खराब था। झल्ला उठी। वे मेरे भाई समान हैं, प्रेमी नहीं, जो घर में सब इतना मुंह फुला लेते हैं। खाना छोड़ दिया जगदीश ने। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मत बनो, यहाँ रहना है तो यहीं के तौर तरीके अपनाओ। तुम बैकवर्ड लोग क्या जानो कि सोफिस्टिकेशन क्या होता है। किसी परिचित व्यक्ति से जरा बात कर ली तो कौन सा तूफान आ गया। बैकवर्ड लोगों में शादी करने की क्या ज़रूरत थी? ढूंढ लेती तुम्हारी मम्मी कोई मॉड आदमी। बहुतों से मिलती हैं, तुम्हारे पापा को तो पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती, वे तुम्हारी मम्मी का कल्चर क्या समझेंगे। अब तक तो सब सहन किया था, लेकिन अपने मम्मी पापा की बुराई उससे सहन नहीं हुई। फिर वही बात, शादी क्यों की? जैसे उसने विवाह करके उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। कहीं वो भी उसकी पहली पत्नी की तरह पागल ना हो जाए। उसे चले जाना चाहिए। अगले दिन उसने अटैची तैयार कर ली। अम्मा ने समझाया कि छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देते, उन्हें हर बात छोटी लगती है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद मत करो, अपने विचार भी व्यक्त मत करो। जगदीश ने जानते हुए भी उसे रोकने की ज़रूरत नहीं समझी। स्टेशन पर छोड़ दूँ क्या? वैसे आज एक अर्जेंट काम है, किसी पार्टी को मिलना है, तुम 3 व्हीलर लेकर खुद ही चली जाओ।
इतनी लाइटली ले रहा है वो उसका जाना। देहरादून लौटी तो घर में श्याम के अलावा कोई नहीं था। वो कुशल क्षेम पूछ चाय बनाने चला गया। वो अपने पुराने कमरे में जाकर लेट रही तो सामने साइकोलॉजी और फिलॉसफी की पुस्तकों पर नज़र चली गई। क्या पढ़ा था उसने? ना तो वो मनोविज्ञान ही समझ पाई और ना ही जीवन दर्शन। किसी भी सतह पर अपने आप को टिका पाने में असमर्थ है वो। मम्मी और सुषमा की आंखें फैल गईं उसे देखकर। सब कुशल तो है? मम्मी की प्रश्न भरी निगाहों को उसने देखा ही नहीं। क्या उत्तर दे? हार कर लौट आई है वो। मम्मी से कुछ शेयर नहीं करना चाहती। समय अपनी धुरी पर निरंतर घूमे जा रहा है। मम्मी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। सरोज ने पुनः स्कूल ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है मम्मी से। क्या जगदीश को छोड़ने का इरादा है? पता नहीं मम्मी ने मजाक में कहा है या सीरियसली, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं है। वो स्वयं अपना इरादा नहीं जानती। इतने दिन बीत गया, जगदीश का कोई पत्र नहीं आया, किसी प्रकार की कोई खबर नहीं। फिर वो क्यों उसके बारे में चिंतित हो? लेकिन मन से उसे निकाल भी तो नहीं सकती। पहले भी यहाँ आने पर पत्र वही लिखती थी, लेकिन इस बार उसने भी जिद पकड़ ली। मैटरनिटी लीव के अगेंस्ट जॉब भी मिल गई उसे। 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसे पीछे बैठा लड़का बिल्कुल नीटू जैसा लगा। वैसे तो कभी नीटू की याद नहीं आई, लेकिन स्कूल में मासूम चेहरों में नीटू बिट्टू के चेहरे भी झलकने लगे। धीरे धीरे सब भुला देगी वो। फिर एक दिन स्कूल में श्यामू आया कि पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। कोई सज्जन कार में लाए हैं। मम्मी और सुषमा घर पर नहीं है। घर जाकर देखा तो पापा का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। बोलने में असमर्थ थे वे। वो तुरंत श्याम के साथ उन्हें हॉस्पिटल ले गई। घबराहट के मारे कुछ सूझ नहीं रहा था। मम्मी और सुषमा न जाने कहाँ गए होंगे। भैया को बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं। उसने अस्पताल से जगदीश को फ़ोन नंबर की ट्रंक कॉल बुक कर दी और आधे घंटे बाद जगदीश को नंबर दे दिया। पापा इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। ऑक्सीजन दी जा रही थी। शाम तक मम्मी व सुषमा भी पहुंच चुके थे। मम्मी को देखकर उसका रुका हुआ आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। कुछ ही घंटों बाद जगदीश भी पहुंच चुका था। सभी को लगा था जैसे जगदीश के आने से पापा बच जाएंगे। उनका आना एक शुभ संकेत है। जगदीश ने स्पेशलिस्ट को बुलवा लिया था। मम्मी को अलग बुलाकर नोटों की गड्डी थमाते हुए कहा था, पापा की देखभाल में कोई कमी न रह जाए। 2 दिन तक भागदौड़ करने के बाद पापा की तबीयत इतनी संभल चुकी थी कि आने वालों को पहचान रहे थे। इसी बीच समय निकालकर जगदीश ने भैया को भी टेलीग्राम देकर बुलवा लिया था। इतना व्यस्त रहे थे सभी कि जगदीश से उसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया था। फिर वो स्वयं भी झेप रही थी, जैसे सब कुछ बदल गया था एक ही रात में। जगदीश दिल्ली प्रस्थान करने से पहले उसे अवश्य साथ चलने को कहेगा। उसे पूरा विश्वास था, इसीलिए अटैची भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब जगदीश ने चलते समय भी कुछ ना कहा तो उसकी सिसकियां फूट पड़ी थीं। पापा ठीक हो जाएंगे, हाँ ट्रीटमेंट ज़रूर लंबा चलेगा, तो हिम्मत रखो, जगदीश ने उसे सांत्वना दी थी। यहाँ तो श्यामू है, सुषमा है, लेकिन वहाँ अम्मा ताऊ जी की देखभाल के लिए तो कोई नहीं। बिट्टू नीटू वैसे भी बहुत तंग करते हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगी। क्षण भर के लिए वो भूल गई कि मम्मी भी कमरे में है। उसके साथ जाने की व्यग्रता का क्या अर्थ लेंगी वे? हाँ बेटा, इसे ले जाओ, वहाँ इसकी अधिक ज़रूरत है। ये अभी नादान है, इसकी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मम्मी के भरे गले से ये सुनकर पहली बार मम्मी के प्रति इतना प्रेम उमड़ आया कि वो छिप गई उनके आंचल में। जगदीश के द्वारा हिलाए जाने पर लगा कि वो स्वप्न था। कैसा था ये जागती आंखों का स्वप्न? स्वप्न कहाँ, ये तो सब सच्चाई थी। दिल्ली आने को है, उसका अपना घर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके अपने बच्चे हैं, वे भी। वृद्ध माँ बाप की सघन छाया तले से कहीं नहीं जाएगी वो अब। शीशम का पेड़ यहीं लगाएगी वो अब। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी शीशम की छाँव। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।